हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का 7th चैप्टर, जो है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। फर्स्ट हम नेम को समझेंगे तो हमें सारी थीम समझ आ जाएगी इस चैप्टर की। सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब क्या है? अब पहले समझो नेटिव्स कौन होते हैं। नेटिव्स मतलब जो उस जगह पे रहते हैं, जो उस जगह के वासी होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के लोग कौन है? हम हैं, तो हम यहाँ के नेटिव्स हो गए। तो अब करना है नेटिव्स को सिविलाइज और नेशन को एजुकेट। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये इसी थीम पे बेस्ड है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है अगर समझ के पढ़ें तो। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि ब्रिटिश रूल ने का कैसे इम्पैक्ट पड़ा राजाज और नवाब्स पे, पीजेंट्स और ट्राइबल्स पे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या पड़ा। अब ये जो ब्रिटिश थे, इन्हें सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट और रेवेन्यूज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहिए। मतलब क्या कि इन्हें सिर्फ टेरिटरीज नहीं जीतनी है और सिर्फ रेवेन्यूज़ नहीं चाहिए। इन्हें एक चीज़ महसूस हुई कि उनका एक कल्चरल मिशन है। मतलब क्या? उन्हें नेटिव्स को सिविलाइज करना है और उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो इसी टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, हमने इनको नहीं बोला कि भाई हमें आके सिविलाइज करो। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती सुधारने पे लग जाते हैं, उनमें आते हैं ये ब्रिटिश। तो वो ज़बरदस्ती आके हमें सिविलाइज करना चाह रहे थे। उस टाइम पे जो इंडियंस थे उन्हें सिविलाइज करना चाह रहे थे। कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस करने वाले थे, इंडियंस को कैसे एजुकेट करने वाले थे, सिविलाइज करने वाले थे। और ब्रिटिश जो सोचते थे कि गुड सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को वो इंडियंस को कैसे पढ़ाने वाले थे। इस सारे क्वेश्चंस का ब्रिटिश के पास सिंपली कोई आंसर नहीं था। वो कई सालों तक बस डिबेट करते रह गए कि हाँ हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ऐसे उनकी डिबेट चलती रही। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिश का नज़रिया क्या था एजुकेशन को देखने का। अब हम क्या देखेंगे कि ब्रिटिश क्या सोचते थे और क्या किया उन्होंने। और आज जो हम लोग कुछ आइडियाज़ हैं एजुकेशन की जिसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ भाई ये तो होता ही है, वो कैसे एवॉल्व हुए इन 200 ईयर्स में वो देखेंगे। और प्लस इसमें इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया ब्रिटिश आइडियाज़ पर, क्योंकि पहले इंडियंस के कुछ आइडियाज़ थे, पर ब्रिटिश ने क्या किया, उन अपने आइडियाज़ को थोप दिया है इंडियंस पर। तो अब वो तो रिएक्ट करेंगे ना, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट एंड सेम रिएक्शन। तो इस वजह से कोई उनके सपोर्ट में बोल रहा है, कोई उन्हें अपोज कर रहा है। तो ये हो रहा था उस टाइम पे। और ब्रिटिशर्स की वजह से इंडियंस ने क्या सोचा कि कैसे उन्हें एजुकेट करना है नेटिव्स को। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। तो अब हम देखते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। पहले समझो ओरिएंटलिज्म क्या होता है। ओरिएंटलिज्म क्या होता है? मतलब इंडियन और एशियन लैंग्वेजेस में या फिर इंडियन एशियन कल्चर्स को बढ़ावा देना। और जो लोग बढ़ावा देते थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। ठीक है, 1783 में एक बड़े ही सभ्य आदमी आए जिनका नाम था विलियम जोन्स। वो कहाँ पे आए? कैलकाटा। तो वो क्यों आए थे? क्योंकि वो एक जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इसके अलावा कि वो एक्सपर्ट थे लॉ में, उसके अलावा वो एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट क्या होता है भाई? लिंग्विस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। अब ये जो जोन्स थे उन्होंने ग्रीक और लैटिन ऑक्सफोर्ड से सीखा, फ्रेंच और इंग्लिश वो जानते थे, और उन्होंने अरेबिक सीखी थी एक फ्रेंड से। और अब वो क्या सीख रहे थे? पर्शियन सीख रहे थे इंडिया आने के बाद। कैलकाटा में उन्होंने क्या किया, जो पंडित्स होते थे ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया कि वो उन्हें संस्कृत लैंग्वेज सिखाते थे, उसका ग्रामर और पोएट्री सीखते थे वो उनसे। और इस वजह से एक्चुअली लिंग्विस्ट थे तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट था लैंग्वेजेस में। और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप वो चीज़ बहुत जल्दी कैच करते हो। वैसे उन्होंने संस्कृत सीख ली। तो अब वो क्या कर रहे थे, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स को पढ़ रहे थे और देख रहे थे उसमें क्या लॉ है, क्या फिलॉसफी है, कैसे रिलीजन को देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स क्या था, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और बहुत सारी साइंसेस।
जोन्स ने क्या देखा कि कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कैलकाटा में उस टाइम पे रह रहे थे उनके साथ जोन्स का इंटरेस्ट मैच कर रहा था। और जैसे मान लो हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो थे और नथानियल हार्ट जो थे वो बिजी थे किस चीज़ में, हमारे एंशियंट इंडियन हेरिटेज को ढूंढने में, और इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे वो संस्कृत और पर्शियन वर्क्स को। ठीक है, अब उन सब ने साथ मिलके क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेटअप कर दिया और एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम है एशियाटिक रिसर्चेस। ठीक है, जोन्स और कोलब्रुक ने डीप रिस्पेक्ट शो की किसके लिए, एंशियंट कल्चर्स के लिए, इंडिया और वेस्ट दोनों जगह की। अब उन्होंने क्या फील किया ना कि इंडिया जो है उससे बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी, मतलब विजय बोलते हैं ना, एक जीत बोलते हैं, जीत पाई थी उन्होंने एंशियंट पास्ट में, बट अब वो जो ग्लोरी है वो डिक्लाइन हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। तो अब उसे समझने के लिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतनी ग्लोरी थी इंडिया में, हमें यहाँ के लीगल टेक्स्ट देखने होंगे, एंशियंट टेक्स्ट देखने होंगे और लॉज देखने पड़ेंगे, मतलब टेक्स्ट देखने पड़ेंगे जिसमें लॉज हैं हिंदूज और मुस्लिम के, और इसी के बेस पे वो फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया का। तो ये उनका थॉट था। ठीक है, अब जोन्स और कोलब्रुक किस काम में लग गए, वो क्या कर रहे थे, डिस्कवर करने लगे एंशियंट टेक्स्ट को और उसके मतलब समझ रहे थे, उसे ट्रांसलेट कर रहे थे। और जो उन्होंने पाया है, क्या पाया है, खजाना, हाँ खजाना, क्योंकि इंडियन टेक्स्ट खजाना ही था उनके लिए। तो वो अपने खजाने को, अपने ज्ञान के भंडार को दूसरों में बांट रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो केवल ब्रिटिश को ही हेल्प नहीं करेगा इंडियन कल्चर के बारे में जानने में, बल्कि इंडियंस को भी हेल्प करेगा कि वो अपने एंशियंट इंडिया को, एंशियंट इंडियन कल्चर को फिर से रीडिस्कवर कर सके। अब इसमें उनका थोड़ा सा वो भी था, स्वार्थ भी था। क्या था वो, कि अब अगर ऐसे वो प्रमोट करेंगे लैंग्वेजेस को और ब्रिटिश अगर जानने लगे कल्चर्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, तो वो गार्जियंस बन जाएंगे इंडियन कल्चर के और उसके साथ साथ उसके मास्टर भी बन जाएंगे। ठीक है, इस आइडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत से कंपनी ऑफिशियल्स ने ब्रिटिश से आर्ग्यू किया, ब्रिटिश कंपनी जो थी, कि अब आप क्या करो, प्रमोट करो इंडियन लैंग्वेजेस को ही, वेस्टर्न लैंग्वेजेस जो वेस्टर्न लर्निंग है उससे ज़्यादा आप इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करो। उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए इंस्टीट्यूशंस जो हमारी लैंग्वेजेस में हमें पढ़ाएं, हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ाएं, संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री के बारे में बताएं। ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं उन्हें वही पढ़ाना चाहिए जिनके साथ वो फेमिलियर हैं। ऐसा नहीं कि कोई एलियन लैंग्वेज उठा के उन्हें पढ़ा दिया जो उनको बिल्कुल नहीं आती है। अब जैसे कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको, हाँ हिंदी पढ़ो जो हमें पता है, हम उसके साथ फेमिलियर हैं, हिंदी पढ़ते हैं अच्छे से समझ में आती है, बट वही हम अगर फेमिलियर संस्कृत के साथ उतना नहीं है, तो जब हम संस्कृत पढ़ने जाते हैं तो हमें वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हम उसके साथ फैमिलियर नहीं है। इसीलिए इनका सोचना था कि इन्हें वही पढ़ाओ जिसके साथ ये फेमिलियर है ताकि ये जल्दी सीख पाए। और इसकी वजह से क्या होगा कि नेटिव्स के दिल में, तो जो कंपनी थी, जो इंग्लिश थे, मतलब जो ब्रिटिश थे ना, वो उनका दिल जीत लेंगे, उनके दिल में, उनके हार्ट में एक प्लेस बना लेंगे। तो ये भी सोचना था उनका। और इस वजह से क्या होता, वो ब्रिटिशर्स जो थे उनको रूल करने में उतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सबको क्या लगता कि भाई ये तो हमें ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारे ही कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे वेल विशर हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के उन्होंने एक मदरसा सेटअप किया। मदरसा क्या होता है पहले समझ लो, फिर दिक्कत आएगी वरना। मदरसा का मतलब होता है, ये एक अरेबिक वर्ड है जो किसी स्कूल या फिर कॉलेज को रेफर करता है। अब देखो, मदरसा सेटअप किया गया कहाँ पे, कलकत्ता में 1781 में। क्या प्रमोट करने के लिए, अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को। एक हिंदू कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया गया बनारस में 1791 में। ठीक है, क्या इनकरेज करने के लिए किया गया, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट्स को इनकरेज करता था वो।
अब सारे ऑफिशियल्स एक जैसे व्यू शेयर नहीं करते थे, जैसे कि सबकी थिंकिंग सेम नहीं थी, इस वजह से एक जैसे व्यूज़ नहीं थे उनके। इसीलिए कुछ लोग, बहुत से लोग थे जो ओरिएंटलिस्ट्स को ग्रेटली क्रिटिसाइज करते थे। अब ये फिगर देखो, ये क्या है, किस चीज़ की फिगर है? मोन्यूमेंट है। किसके लिए? वॉरेन हास्टिंग्स के लिए। बनाया किसने? रिचर्ड वेस्टमैकॉट ने 1830 में। अभी कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल, कैलकाटा। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ओरिएंटलिस्ट्स क्या सोचते थे ब्रिटिश पावर के बारे में, इंडिया में वो कैसा हो। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक फिगर है हेस्टिंग्स। कौन हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स का, जो सपोर्टर था, वो एक एंथुजियास्टिक, बहुत ही एक्साइटिंग सपोर्टर था ओरिएंटलिस्ट्स का। तो इसको ऊपर रखा गया है, बीच में प्लेस किया गया है। एक साइड में मुंशी। मुंशी का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो रीड कर सकता है और लिख सकता है, पढ़ा सकता है पर्शियन में, वो बैठ के पढ़ रहे हैं, और दूसरी साइड में एक पंडित खड़े हैं। हेस्टिंग्स और दूसरे ओरिएंटलिस्ट्स क्या चाहते थे कि इंडियन स्कॉलर्स जो थे ना, उन्हें वर्नैकुलर लैंग्वेजेस सिखाएं। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? जो हमारी भाषाएं होती थी उस टाइम पे, जैसे संस्कृत, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस जो एक प्लेस को बिलोंग करती थी, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस थी इंडिया की। ठीक है, और उन्हें बताएं अपने कस्टम्स और लॉज के बारे में, और उन्हें हेल्प करें क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए और समझाने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट्स को। हेस्टिंग ने क्या किया था? इनिशिएटिव लिया था कैलकाटा मद्रासा को सेटअप करने में, और बिलीव करता था कि एंशिएंट कस्टम्स जो थी कंट्री के, और ओरिएंटल लर्निंग जो थी, वो ब्रिटिश रूल का बेस बनेंगी, बेसिस होंगी इंडिया में। आप पढ़ेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ? बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया विजन ऑफ लर्निंग जो ओरिएंटलिस्ट शेयर करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ना ईस्ट का, पूरा गलतियों से भरा हुआ है, अनसाइंटिफिक थॉट से भरा हुआ है। ईस्टर्न लिटरेचर जो है बहुत ही नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है, मतलब पूरी तरीके से वो, मतलब किसी भी एंगल से नहीं देखते थे कि इंडियन या फिर वेस्टर्न, ईस्टर्न लर्निंग जो है वो सही है। उनकी नज़र में ईस्टर्न लर्निंग ही गलत है, सारी चीज़ें गलत है, बहुत सारी गलतियां हैं, ये वो सोचते थे। तो उन्होंने आर्ग्यू क्या किया कि ये गलत है कि ब्रिटिश जो है अपना एफर्ट केवल अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ाने में लगाएं, इतना एफर्ट उन्हें नहीं डालना चाहिए इस चीज़ में। अब जैसे हमने देखा, जो लोग इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन टेक्स्ट्स को प्रमोट करते थे, उन्हें हमने कह दिया ओरिएंटलिस्ट। अब इन्हें क्या कहेंगे? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे एंग्लिसिस्ट। ठीक है, जेम्स मिल जो था ना, वो उनमें से था जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर किया अटैक। कैसे अटैक किया? मतलब गन लेके पहुंच गए, तोपे चलाई? नहीं, मतलब वो उसको अपोज कर रहे थे, बहुत ही ग्रेटली क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश एफर्ट जो है ना, वो इसमें नहीं चाहना चाहिए कि नेटिव्स क्या सोचते हैं, उन्हें क्या पढ़ना है, क्या चाहते हैं वो, और क्या वो रिस्पेक्ट करते हैं। और इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें प्लीज़ करें, हम उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ये उनकी लैंग्वेजेस में उनको सिखाएं, उनको उनके टेक्स्ट्स के बारे में पढ़ाएं। ऐसा नहीं करना, ये एम नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का एम तो ये है कि उन्हें ये पढ़ाओ कि जो यूज़फुल और प्रैक्टिकल है, ताकि इंडियंस साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के साथ क्या हो, फेमिलियर हो जाए, जो वेस्ट ने बनाई हैं। वेस्ट में कंट्रीज़ कौन सी आ जाती हैं? इंग्लैंड, फिर अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं वेस्ट में। और वेस्ट ने जो प्रोड्यूस किया है वो पढ़ाओ, वो नहीं जैसे कि पोएट्री या फिर जो लिटरेचर है ओरिएंट के, मतलब
जो हमारी लैंग्वेजेस में हमारे टेक्स्ट में लिखा है वो सब मत पढ़ाओ, वो सब फालतू है, वो उसमें कुछ नहीं है, वो सब गलत है। ऐसा उसका सोचना था कि सिर्फ वेस्ट की लिटरेचर साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, बल्कि इंडियन का फिर ईस्ट का जो एजुकेशन है वो गलत है। जेम्स मिल का ये मानना था। हमने पढ़ा था जेम्स मिल ने क्या किया था, एक 3 वॉल्यूम बुक बनाई थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पढ़ा था हमने, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। तो उसने किया था, कैसे डिवाइड किया था वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अब 1830s में क्या हुआ, ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक होता था ना वो हो गया शापर। बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स उस टाइम पे आने लगे। उनमें से एक कौन, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। उसने इंडिया को केवल एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की तरह देखा जिसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। मतलब हमारे हिसाब से हम सिविलाइज थे, जैसे हम सिविलाइज थे, हमें संतुष्टि है, भाई तुम्हें क्या मतलब है हम सिविलाइज है नहीं है, तो उसे क्या करना था, बस सिविलाइज करना था हमारी कंट्री को। वो क्या कहता था, एक बात उसने कही कि ईस्टर्न नॉलेज का कोई भी ब्रांच जो है ना वो अगर इंग्लैंड ने जो प्रोड्यूस किया है उससे कंपेयर कर दो तो कुछ नहीं है। इंग्लैंड ने जो प्रोड्यूस किया है उसके सामने हमारा टेक्स्ट या फिर हमारी स्टडीज़ या फिर हम बोल सकते हैं कि ईस्टर्न एजुकेशन ही इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा उसका मानना था। उसका एक और कहना था कि अगर हम लोग एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ ले लेना तो वो इक्वल है हमारे इंडिया और अरेबिया का पूरा लिटरेचर जितना है उसके इक्वल है वो शेल्फ। तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या किया कि अब जो पब्लिक मनी है वो ओरिएंटल लर्निंग पे खर्च करना बंद कीजिए, वेस्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। बहुत ही एनर्जी और पैशन के साथ मैकॉले ने क्या किया, उसने एम्फसाइज किया कि हमें इंग्लिश सिखानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। उसे लगा कि अगर हम लोगों को इंग्लिश आ जाएगी, इंडियंस को इंग्लिश आ जाएगी, तो फिर वो जो ग्रेट लिटरेचर्स हैं, ग्रेट बुक्स जो वेस्ट ने लिखी है, प्रोड्यूस की है, वो पढ़ के हम लोग थोड़े सिविलाइज हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बुक्स हम पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का एक और मोटिव था कि अगर इन्हें इंग्लिश आ गई ना तो ये सिविलाइज्ड बन जाए। और वह ये भी सोचता था कि अगर इन्हें इंग्लिश आ गई तो ये सिविलाइज हो जाएंगे, इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वैल्यूज़ और कल्चर भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके पीछे ना एक कारण था कि क्यों वो ये करना चाहता था, चेंज क्यों करना चाहते थे, टेस्ट, वैल्यू और कल्चर। ऐसे क्या होता है, हमारा टेस्ट चेंज हो गया। जैसे पहले हम ईस्टर्न बुक्स खरीदते थे जो संस्कृत पर्शियन में होती है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट ने जो प्रोड्यूस किया है वो खरीदेंगे। इस वजह से अभी हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स, तो उसमें हम समझेंगे। तो अब फॉलोइंग मैकॉलेज माइन्यूट, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था ना 1835 का, मैकॉले का माइन्यूट फॉलो करके इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसमें था क्या, उसमें ये था कि इंग्लिश जो है ना वो मीडियम बन जाएगी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और इसलिए भी ये आया ताकि वो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को स्टॉप कर सके, जैसे कि कैलकाटा मद्रासा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, इन्हें टेम्पल ऑफ डार्कनेस की तरह देखा जाता था। मतलब ये जो मंदिर है ये अंधकार से भरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, ये बस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये पूरा डार्क है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ ना, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो थी वो स्कूल के लिए प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में जो डायरेक्टर्स थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब देखो जैसे कि आज भी हम लोग टीवी पे देखते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस चलता है उसमें 50% इसका 50% उसका शेयर रहता है, तो वो दोनों पार्टनर्स हो गए। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कहाँ पे, लंदन में। तो उसने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल जो इंडिया में हैं उनको। और ये इशू किसके द्वारा हुआ था, चार्ल्स वुड, वो प्रेसिडेंट था उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। एक प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही वो प्रेसिडेंट था। और इस पॉलिसी में भी
जो इंडिया को फॉलो करनी थी ये पॉलिसी, उसमें भी ये पॉलिसी वो वाला नहीं कि LIC टाइप वो वाली पॉलिसी नहीं है। इसमें इंडिया को पॉलिसी फॉलो करनी थी, जो उन्होंने डिस्पैच भेजा है उसका रूल फॉलो करना था। इस रूल में भी, इस डिस्पैच में भी क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग कि वेस्टर्न नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स से भरा हुआ है, तो उन्हें प्रैक्टिकल बेनिफिट्स चाहिए, और ये ओरिएंटल नॉलेज को भी अपोज कर रहा था। ये जो डिस्पैच था, ये जो प्रैक्टिकल यूज़ था ना डिस्पैच का, वो इकोनॉमिक भी था, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक भी था। उसमें क्या था, क्या कहते हैं वो लोग, यूरोपियन लर्निंग जो है ना वो इंडियंस को हेल्प करेगी रिकॉग्नाइज करने में। क्या रिकॉग्नाइज करने में? एडवांटेज जो ट्रेड और कॉमर्स से होती हैं, और उन्हें इम्पोर्टेंस दिखाई देगा रिसोर्सेज को डेवलप करने का। ठीक है, अब वो लोग इस यूरोपियन एजुकेशन के थ्रू उन लोगों को, मतलब हम लोग जो इंडियंस थे उस टाइम पे, उनको यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ बताना चाह रहे थे कि यार तुम्हारी लाइफ भी एकदम लग्जरी होगी, जैसे यूरोपियंस रहते हैं वैसी होगी। तो ये सब वो सिखा रहे थे, उनका टेस्ट और डिज़ायर चेंज कर देगा। तो मैंने पहले भी बताया कि उनका टेस्ट और चेंज हो गया टेस्ट, तो फिर वो लोग सिर्फ जो वेस्ट ने प्रोड्यूस किया है वही चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि उनका भी जो टेस्ट है वो यूरोपियन हो गया। तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक रीज़न था। ये जो वुड्स डिस्पैच था, इसने ये भी कहा कि यूरोपियन लर्निंग जो है ना वो इंडियंस के मोरल कैरेक्टर को भी इम्प्रूव करेगा, उन्हें ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगा, और इस वजह से कंपनी को सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या है, बचपन से ही इंसान को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम बनते हैं, तो वैसे ही अगर बचपन से ही उन्हें पढ़ाया जाएगा कि ब्रिटिशर्स सही हैं, उनके लिए ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, तो वो वही सीखेंगे। इस वजह से वो फिर ब्रिटिशर्स के साथ ऑनेस्टली वर्क करेंगे, ट्रूथफुली वर्क करेंगे। और वो उनका यही कहना नहीं था कि ईस्ट का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरर्स से भरा हुआ है, बल्कि वो ये भी कहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं ईस्टर्न एजुकेशन के कारण इनमें कोई भी वो मतलब कमिटमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट करते ही नहीं है, मतलब वर्क ही नहीं करते, ये इनमें काम करने का कोई जुनून नहीं है, उनका ये कहना था। और ऐसी स्किल्स एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने नहीं देगी। तो ये भी वो कह रहे थे कि अगर ऐसी स्किल हो ना इनके अंदर, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी जीवन में डेवलप नहीं हो पाएगा। 1854 का डिस्पैच फॉलो करते हुए ब्रिटिश ने बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था वो गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने लगा अपने तरीके से। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए इस्टेब्लिश करने के लिए। क्या इस्टेब्लिश करने के लिए? सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब अब वो लोग, जैसे पहले क्या था, स्कूल्स खत्म, सब कुछ खत्म, बट अब आपका स्कूल जब खत्म हो गया ना, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके हायर स्टडीज़ करोगे। 1857 में क्या हुआ, जब सिपाहीज जो थे, जो हमारे सिपाही थे, उन्होंने मेरठ और दिल्ली में रिवॉल्ट किया, तो यहाँ पे सेटअप हो रही थी यूनिवर्सिटीज़, कैलकाटा में, मद्रास में और बॉम्बे में। बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए ताकि वो चेंज ला सकें स्कूल एजुकेशन में। अब उन्हें, जब वो यूनिवर्सिटी में चेंजेस ला रहे थे, तो फिर स्कूल में लाने की क्या ज़रूरत थी। अब आप ही देखो, अगर कोई चीज़ अपनी बिगनिंग स्टेज पे है, आप तभी उसको मोड़ दो, या फिर मतलब उसका रास्ता चेंज कर दो, या फिर उसमें चेंजेस ले आओ, तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो वही हुआ, अगर इन लोगों ने तो स्कूल में नहीं पढ़ा इंग्लिश, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत तो होगी। और एक बार आप बड़े होके फिर यूरोपियन तरीके से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी उतना कुछ नहीं आएगा। ये सोचकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, स्कूल्स में वो चेंज करना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे जो है ना बचपन से ही यूरोपियन स्टाइल में पढ़ना शुरू कर दें, और वो यूरोपियंस के प्रति, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए ऑनेस्ट रहे। ठीक है। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। अब मोरल एजुकेशन के लिए डिमांड सामने आया। आर्ग्यूमेंट क्या था ना कि ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन था वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो इंडिया में आए 19th सेंचुरी में, वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मिशनरीज़ जो थे वो सोचते थे
कि एजुकेशन जो है ना, मोरल कैरेक्टर जो है पीपल का, उसे सुधारने के लिए होना चाहिए। और मोरालिटी जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही आ सकती है, समझ रहे हो। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज क्या चाहते थे, जैसे धर्म की स्थापना होती है वैसे वो क्रिश्चियनिटी की स्थापना करने के लिए मेनली इंडिया में आए। इसलिए वो बोल रहे थे कि क्रिश्चियन एजुकेशन से ही एक इंसान का मोरालिटी है उसकी, वो सुधरेगी। 1830 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपोज किया था मिशनरी को, मिशनरी एक्टिविटीज़ जो चल रही थी इंडिया में। उन्हें क्या डर था ब्रिटिशर्स को, उनको एक अलग डर था कि अगर भाई हमने इनको अभी सपोर्ट कर दिया ना, तो ये जो इंडियंस हैं, यहाँ के लोकल्स जो है, यहाँ के नेटिव्स हैं, उनके दिमाग में हो जाएगा शक कि हम यहाँ पे मतलब हम इनके अगेंस्ट हैं ये, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरीके से अगेंस्ट काम कर रहे थे और उस टाइम पे धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही लोग एग्रेसिव होते थे। तो फिर वो नहीं चाहते थे कि किसी नए धर्म की स्थापना हो, और इसलिए अगर ब्रिटिश ने उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज का साथ दे दिया होता तो फिर उन पे एक खतरा ये भी आ जाता कि लोकल्स जो हैं वो रिवॉल्ट कर देंगे। इस वजह से वो डरे हुए थे कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, अभी इनको सपोर्ट नहीं करना है हमें। अब ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज़ के अंदर वो लोग नहीं कर पा रहे थे अपना कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी नहीं शुरू कर पा रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज़, इसलिए उन्होंने सेरमपुर में अपना मिशन सेटअप किया। किसके कंट्रोल में था ये जो प्लेस थी सेरमपुर, किसके कंट्रोल में थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया 1800 में और एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया 1818 में। अब 19th सेंचुरी के बाद जब ये पूरा रिवॉल्ट हो गया ना 1857 के बाद, क्या किया इन्होंने, गवर्नमेंट अब डायरेक्टली सपोर्ट करने लग गई इन मिशनरीज़ को। यहाँ पे हो जाता है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। मैं पार्ट 2 में व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल से स्टार्ट करूँगी और मैं पार्ट 2 की वीडियो जल्दी बनाऊँगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।